नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और जैसा कि आपको पता है हम यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह आज का दूसरा एपिसोड है, ठीक है ना। आपको पता है यह दूसरा एपिसोड है। पहला एपिसोड आप लोगों ने देखा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। उससे क्या होता है, पढ़ाने वाले को भी अच्छा लगता है कि हमारे वीडियो को देखा जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एपिसोड 1 को अच्छे से देख लीजिए दोबारा, अगर जिसने नहीं देखा है। उसके बाद आज एपिसोड 2 को देखिएगा। तो वही बात है, एपिसोड 1 में भी हम लोग क्या किए थे, सीसेट के प्रश्न को सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर 2022 के। और आज भी हम प्रीवियस ईयर 2022 के ही कुछ प्रश्न को 10 से 12 प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। उसके शॉर्ट ट्रिक को बताएंगे, कॉन्सेप्ट को बताएंगे। और जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको टॉपिक मतलब चैप्टर बताते हैं कि रीजनिंग या मैथ से है। उसके बाद उसके टॉपिक को बताते हैं। उसके बाद हम प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज हम क्या करते हैं, बिना देरी के क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि बाकी चीज तो आपको पता ही है ना। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्या है, दिए गए श्रृंखला के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त पद की पहचान कीजिए। तो पढ़ते ही पता लग गया कि ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रीजनिंग में भी ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, अक्षर श्रृंखला है ना, लेटर सीरीज का। तो अगर हम बात करें लेटर सीरीज की, तो ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नहीं होता। आप सबसे पहले लिख लीजिए ANDCOFFPIJQM, और यहां पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो ठीक है, बताते हैं क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। बस पहला लेटर, इसके पहले लेटर और सबके पहले लेटर के बीच आप रिलेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर एक से दूसरा और दूसरा तीसरा मतलब सेम मिल गया ना, तो समझिए आपका काम आसान हो गया, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं ए से सी जो हो रहा है ना, वो एक लेटर छोड़ के मतलब दूसरा लेटर है, ABC। सी से जो एफ है वो भी दूसरा लेटर है, एफ से जो जे है वो भी दूसरा लेटर है, ठीक है ना। यही है ना, एफ जी, सॉरी यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया। ए से सी तो दूसरा लेटर है, सी से जो एफ है ना वो तीसरा लेटर है, CDEF, ठीक है। और एफ से जो जे है ना वो चौथा लेटर है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक एक लेटर बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जे के बाद जो अगला लेटर होगा ना, जो भी होगा वो क्या होगा, पांचवा लेटर। तो यहाँ पे +5 लिखिए और ढूंढ लीजिए जे, KLMNO, मतलब यहाँ पे ओ आ जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में ओ किसमें किसमें है। तो इसमें नहीं है, कैंसिल। इसमें नहीं है, कैंसिल। तो इलिमिनेट भी हो जाता है ऑप्शन से। कई बार हो सकता है तो इसमें भी यहाँ पे कोई और ना होता तो आप आगे बनाने की जरूरत ही नहीं होती, तो अभी बनाना पड़ेगा। एन के बाद ओ, MNO, यहां भी दो लेटर, ठीक है। ओ के बाद P, ठीक है ना। NO, सॉरी यहां तो एक ही लेटर बढ़ रहा है ना, NO, OP, PQ, और Q के बाद R, एक ही लेटर, ठीक है ना। अगर उसके बाद नेक्स्ट बात करें, तो अब देख रहे OR दोनों में है, तो अभी बनाना पड़ेगा। D के बाद F कितने लेटर के बाद आया, तो DEF दो लेटर। F के बाद I तो GHI तीसरा लेटर। I के बाद M, IJKLM चौथा लेटर। और M के बाद पांचवा लेटर जो होगा वही उत्तर होगा, M, NOPQR, ठीक है ना। तो R हो जाएगा। तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ORR, ठीक है ना। तो मेरा उत्तर हो गया यहाँ पे ORR, ठीक है। तो बहुत आसानी से आपने बता दिया कि आपका उत्तर क्या हो गया यहाँ पे, ORR, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना बहुत आसान होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि गोल्ड को कूट भाषा में होम से लिखा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, और संस को कूट भाषा में टूट से प्रदर्शित किया जाता है, तो कोड को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए, यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किसका क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। टॉपिक क्या है, तो कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग और
डिकोडिंग से। पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस को भी क्या होता है ना, वही करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखे गोल्ड और उसके नीचे लिखे होम और रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कीजिए कि गोल्ड होम कैसे बना। तो देखिए कैसे बना, पहले लेटर्स को कंपेयर कीजिए। तो जी और एच एक लेटर आगे बढ़ गया, ओ से ओ नो चेंज, एल के बाद एम, ठीक है ना, एक ही लेटर आगे बढ़ा है, ठीक है ना, एम एल से एम एक ही लेटर आगे बढ़ा और डी से ई भी एक लेटर आगे बढ़ा। तो देख रहे कितना आसान है। क्या सन्स में भी यही चीज फॉलो होता है क्या, एक बार देख लेते हैं सन्स लिख के। टी डबल ओ टी, जब हम इसको देख रहे हैं तो देख रहे हैं एस के बाद यहां एक लेटर टी, ओ फिर से सेम है, एन के बाद ओ एक लेटर, एस के बाद टी एक लेटर। तो सेम रिलेशन है आपस में, है ना। तो जाहिर सी बात है तीसरे में भी सेम होगा, बिना कोई टेंशन आप वही काम कर दीजिए। सी ओ आर डी, सी से एक लेटर आगे होता है डी, सी और डी। तो देख रहे हैं कि सारा ऑप्शन आपका वैसे ही इलिमिनेट हो गया और एक ही ऑप्शन बचा डोज। तो सही उत्तर लगा लीजिए डोज। और क्यों ज्यादा मेहनत करना, एग्जाम में आपको उत्तर ही तो लाना था, और क्यों दिमाग लगाना ज्यादा, क्योंकि टाइम भी कम है। हालांकि बना के देखिए, ओ में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि बढ़ाना नहीं है। आर एक लेटर आगे बढ़ेगा तो एस हो जाएगा, डी एक लेटर आगे बढ़ेगा तो ई हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, डोज। और मेरा उत्तर डोज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो बहुत आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन पहले पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 4 घोड़े एवं 9 गायों को 13,400 रुपए में खरीदता है। यदि वह घोड़ों को 10% एवं गायों को 20% लाभ पर बेचता है तो उसका कुल लाभ 1880 रुपए है। एक गाय की कीमत क्या है। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है और लाभ और हानि का है, लाभ हानि का। अगर लाभ हानि का कॉन्सेप्ट देखना है, आपको समझना है, तो मेरे वीडियो को देखिए। पीसीएस चैनल पे ही 1-1.5 महीने पहले मैंने बीपीएससी के लिए किया था, प्रीलिम्स के लिए, टारगेट प्रीलिम्स के लिए। वहां पे आपको 2-3 चैप्टर एक वीडियो में मिल जाएंगे उसका कॉन्सेप्ट, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वहां जाके जरूर देखिए वीडियो को। तो यहाँ पे है 4 घोड़े और 9 गायों को मिलाकर 13,400 रुपए में खरीदा है। 4 हॉर्स और 9 कौ की वैल्यू है 13,400। देखिए यहां पे आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस एक गाय का, ठीक है। अब क्या है, वो 10% लाभ पर घोड़ा को बेच रहा है, ठीक है ना, घोड़ा को 10% लाभ पर और गाय को 20% लाभ पे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10% कॉ प्लस 10% कॉ। कोई दिक्कत है, 20% लाभ हो गया ना जी। उसके बाद क्या है, उसको मिलता है 1880 रुपए का प्रॉफिट, यही 1880 के बराबर है। लेकिन अगर हम इतना की ही बात करें कि अगर वो, आपको देखिए अगर हम डिटेल में बताएंगे ना तो आप फिर बोलेंगे कि फायदा क्या हुआ, हम तो कहीं और सीख लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप जल्दी कर लेंगे, ऑप्शन से भी बताएंगे। तो अगर 10% लाभ पे ही दोनों को बेचता तो बताइए ये 13,400 पे अगर 10% लाभ मिल जाता तो टोटल लाभ कितने का हो जाता, 1340 रुपए का। यही 1340 रुपए का लाभ मिलता अगर गाय और घोड़ा को 10% ही लाभ पर बेचा जाता। ये जो 10% एक्स्ट्रा है ना, यही इस दोनों के बीच का अंतर है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1880 में अगर आप 1340 को घटा दें तो ये हो जाता है 540। मतलब 540 रुपए जो वैल्यू है ना, वो कहीं ना कहीं 10% जो एक्स्ट्रा गाय को प्रॉफिट देने पे मिला है ना, वही है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि 10% जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो कितना है, 540। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो 5400। नहीं होगा, 10 बराबर 540 तो 100 बराबर 5400। मतलब उसने गाय को 5400 रुपए में खरीद के लाया था। अब गाय कितना लाया था वो, तो 9 गाय लाया था 5400 में खरीद के। 9 गाय उसने लाया था खरीद के 5400 रुपए में, है ना। देखिए 9 गाय लाया था ना, कहाँ गया, ये रहा 9 गाय। तो एक गाय उसने कितने में लाया था खरीद के, तो देखिए 5400 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, 5400 बटे 9,
मतलब 600 रुपये में उसने एक गाय को खरीद कर लाया था, और यही हमसे पूछा गया था। कितना आसानी से बना लिया। अगर आप ऑप्शन से बनाने की बात करें तो देखिए, ऑप्शन से अगर आप बनाएंगे तो आप ये सोचिए, मान लेते हम पहला ही ऑप्शन लेते हैं कि गाय को उसने 600 रुपये में खरीदा, ठीक है, 9 गाय लाया तो 5400 रुपये का। क्लियर। 20% लाभ लिया तो 5400 का 20% लाभ ले लिया तो कितना हो जाएगा। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 1080 रुपये। ठीक है, समझते जाइएगा। आप एक बात बताइए, 5400 में तो उसने गाय लाया है, तो 13400 में 5400 को घटा दीजिए, क्योंकि 5400 तो गाय का वैल्यू है। तो 0 0 0 8000, 8000 रुपये में उसने क्या लाया है, क्या लाया है, घोड़ा। और घोड़े पे कितने का लाभ लिया है, 10% का। तो इसका लाभ कितना हो गया, 800। तो टोटल लाभ कितना हो गया, 1080 प्लस 800। तो टोटल लाभ कितना हो गया भाई, तो 1880। तो क्या क्वेश्चन में 1880 टोटल लाभ है क्या, तो है। बस यही तो प्रूफ करना था। तो किस्मत अच्छा था कि पहला ही ऑप्शन से आपका लाभ जो है ना वो पता लग गया। अगर ना लगता तो आप दूसरे तीसरे से चेक करते। तो टाइम मतलब देखना पड़ेगा आपको कि आपके पास कितना समय है और कौन सा मतलब विधि से, कौन से तरीके से आप जल्दी कर पाते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको ऑप्ट कीजिए, ना तो ऑप्शन तो बेस्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यदि 131x प्लस 217y की वैल्यू 827 है और 217x प्लस 131y की वैल्यू 913 है, तो x और y के मान क्रमशः क्या होंगे। मैथ का क्वेश्चन है और इक्वेशन से है। मैथ का क्वेश्चन है और इक्वेशन से है। समीकरण हम लिख लेते हैं यहां, 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827 मान लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है और दूसरा इक्वेशन है 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब एक बात बताइए, अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो कोई दिक्कत है क्या, जोड़िए। तो यहां जोड़ेंगे तो 8 4 3 348 x प्लस इसको भी जोड़ेंगे तो ये 348 y आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10, ठीक है ना, 2 1 3 1 4 9 8 17। जब हम यहाँ 348 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अंदर और ये हो जाएगा 1740। अब यहाँ पे x प्लस वाई को इधर रहने दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1740। अब बटे हो जाएगा यहाँ पे 348। जब इससे ये कटा देते हैं तो ये 5 बार में कट जाता। अब एक बात बताइए, ये 5 बार में तो कट गया, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, x और y की वैल्यू ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर 2 और 5 ले तो 2 प्लस 5 7 हो जाता है, जो फॉलो नहीं करता, गलत। 5 और 7 लेते हैं तो 5 और 7 12 हो जाता है, ये भी गलत। 3 और 2 लेते हैं तो 3 और 2 5, मतलब ये फॉलो कर गया। और ये तो ऊपर में से कोई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहां मिल रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 2, क्योंकि यही मिलके मेरा 5 बन जा रहा है। x प्लस वाई बराबर 5, 3 प्लस 2 बराबर 5। मान लेते हैं आप इतना तामझाम करने की कोशिश नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं हम थोड़ा जल्दी बना लें, तो आप ये करें ना कि 131 x प्लस 217 y है ना, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5 रख के चेक कर लें। लेकिन ध्यान रहे कि मान लेते पहले ऑप्शन को वो सेटिस्फाई करा देता है, या मतलब पहले इक्वेशन में ही 827 आ जाए, तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे को चेक नहीं करना, क्या पता वहां ना करे, तो दोनों को करना है। और इस तरह करके आपको 3 बार करना है, 3 बार मतलब 6 बार करना है, तो ज्यादा लंबा है ना, तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेटर है। आप इसको ऑप्ट करिए। ऑप्शन से जिसको सुटेबल लगे, जिसको सहूलियत लगे, वो ऑप्शन से भी बना सकते। आपको बता दिया गया है कि कैसे बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार था, मतलब थर्सडे, ठीक है, तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। भाई ये कैलेंडर का क्वेश्चन है और रीजनिंग का है, ठीक है ना। कैलेंडर में मतलब रीजनिंग में कैलेंडर का क्वेश्चन है। देखिए बहुत आसान और बहुत साधारण सा प्रश्न है, पता है क्यों, इसलिए अच्छा हो गया ये, क्योंकि यहां पे है लिखा हुआ 13 अगस्त
और यहां पे दिया है 2017, नीचे दिया है 27 अगस्त और यहां पे दिया है 2023। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो बहुत मजा आ जाता है बनाने में, फिर टेंशन नहीं है। ईयर का यहां पे डिफरेंस है 6, डेट का डिफरेंस है यहां पे 14, ठीक है। मंथ का कोई डिफरेंस नहीं है, 0, ठीक है। बस आप इसको नोट कर लें। अब नोट आपने कर लिया। अब देखिए यहां पे 13 और मतलब 27 के बीच 14 दिन का डिफरेंस है। ऐसे आप सोचिए, मतलब अभी भूल जाइए कि ईयर है कुछ। मान लेते 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार था, ठीक है। तो 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है, तो 27 अगस्त 2017 को क्या होता? तो बृहस्पतिवार ही होगा ना, क्योंकि देखिए 13 7 20 और 20 और 7 27, 7 दिन में आपको पता है दिन रिपीट हो जाता है, तो उसी वर्ष तो बृहस्पतिवार ही होता। तो यहां पे ये क्या है ना, अगर ईयर ना बदले तो हमारा उत्तर बृहस्पतिवार होता, लेकिन ईयर बदल रहा है। तो ईयर बदल रहा है तो अब ईयर को चेक करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं। अब आप देखिए, आपको एक बात कैलेंडर में अगर पढ़े होंगे तो कॉन्सेप्ट पता होगा, हम थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर मान लेते कैलेंडर 2017 में जो डेट है, इस डेट को 13 अगस्त को बृहस्पतिवार, तो 2018 में वो एक दिन बढ़ जाता है, मतलब बृहस्पतिवार है ना तो शुक्रवार हो जाएगा। फिर 19 में एक दिन बढ़ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे अगर लीप ईयर आता है तो 2 बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है लीप ईयर होता है 366 दिन का, और नॉर्मल ईयर जो होता है वो 365 दिन का, तो वहां पे 2 बढ़ेगा। तो अब आपको ये देखना है कि 17 और 23 के बीच में क्या कोई लीप ईयर आता है? ऐसे तो देखिए 6 दिन बढ़ता ही है, बढ़ता ना, 17 और 23 में 6 दिन का अंतर है ना। लेकिन यहां पे एक लीप ईयर आ जा रहा है आपका 2020 आ रहा है ना भाई, ये 4 से डिवाइड है। तो यहां पे देख रहे हैं हम लोग रियल में वो 7 डेज बढ़ रहा है, इधर 7 डेज और इधर कितना बढ़ गया 14 डेज। मंथ में कोई डिफरेंस नहीं है तो 0, तो 14 और 7 21 दिन। तो एक बात बताइए, 21 क्या 7 के टेबल में है? तो है। तो आपको पता है कि ऑड डेज इसका क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं तो ये ऑड डेज हो जाता है 0, और जैसे ऑड डेज 0 आता है तो मेरा दिन रिपीट, मतलब दिन बदलता नहीं है, तो मेरा उत्तर बृहस्पतिवार ही हो जाएगा, है ना। अगर आपसे ये कहा जाए कि आज जो दिन है 21 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो जाहिर सी बात वही होगा, क्योंकि 7 7 7 7 दिन में रिपीट होता रहता है, तो मेरा उत्तर चेंज नहीं होगा, उत्तर क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसको समझ पाए ना क्यों 7 दिन किए, क्योंकि यहाँ पे एक लीप ईयर आ गया था, है ना। देखिए 17 से 18 एक, 18 से 19 एक, 19 से 20 एक, ठीक है ना, 20 से 21 2, 21 से 22 और 22 से 23, तो 1 2 2 4 5 6 7, है ना, तो 7। क्लियर हो गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या क्या है। देखिए बच्चे गलती मत करना, यहां आपसे ट्रायंगल नहीं पूछ रहा है, सब लोग गलती करके आए होंगे पक्का, क्योंकि लोगों को लगता है ट्रायंगल ही पूछता है एग्जाम में बार बार। यहां पे आपसे पैरेललोग्राम पूछ लिया इस बार, ठीक है ना, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कितने पैरेललोग्राम है, बहुत आसान है। पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है ना, आमने सामने की भुजा में पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना, पैरेलल होना चाहिए बस। समचतुर्भुज रहता तो सामने की भुजा बराबर भी होनी चाहिए, चारों भुजा आपस में, बट ऐसा नहीं है। समांतर में क्या होता है ना कि सामने सामने की भुजा बराबर और पैरेलल होनी चाहिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहां पे हम देख पा रहे हैं 1, फिर देख रहे हैं 2 और फिर देख रहे हैं 3। तो देखिए इस बेस पे 3, तो जाहिर सी बात है इस बेस पे भी 3 बनेगा और इस बेस पे भी 3 बनेगा, तो 3 3 3 कितना हो जाएगा 9, 9 तो यहां हो गया, ठीक है। अब दूसरे कलर से करते हैं, आप ये समझ गए ना, इधर भी 3 इधर भी 3 इधर भी 3। अब क्या है और भी होगा, कैसे? तो देखिए एक ये हो जाएगा, ठीक है, और एक ये हो जाएगा, इसको दूसरे कलर से करेंगे आपको दिखेगा अच्छे से, एक ये हो जाएगा। तो इस बेस पे 2, तो इस बेस पे 2 और इस बेस पे 2, मतलब हर बेस पे कितना बन रहा है 5। तो या तो फिर +2 +2 +2 कीजिए तो 6 और टोटल हो जाएगा 15। या समझिए कि हर बेस पे कितना बन रहा है 5, है ना, हर बेस पे कितना बन रहा है 5,
तो तीनों मिला के कितना हो गया भाई, 5 5 5 15। तो मेरा उत्तर क्या हो गया, 15। बहुत लोग 14 निकाले होंगे, हो सकता है ट्राइंगल गिन लिए होंगे। तो ध्यान रहे क्वेश्चन पढ़ना है, रटना नहीं है कि भाई ट्राइंगल ही पूछा जाता है। समचतुर्भुज भी पूछ लेगा, समांतर चतुर्भुज पूछ लेगा, तो आपको उत्तर सही से देना है। तो उत्तर मेरा हो गया 15। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से मैथ्स का क्वेश्चन है और अभाज्य गुणनखंड मतलब पॉलिनोमियल से क्वेश्चन समझ लीजिए, या आप फ्रैक्शन कह लीजिए, सर्ट्स एंड इंडाइसेस कह लीजिए, मिसलेनियस कह लीजिए, किसी में भी रख लीजिए। हालांकि मैथ्स इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स है। क्वेश्चन है कि 1/6 गुना 1/6 पे 12 है पावर, गुना 8 पे पावर 25 गुना 3/4 पे पावर 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है भाई, तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या होना चाहिए, जैसे 2 3 5 7, यही तो होना चाहिए ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/6 पे पावर है 12 गुना 8 पे पावर है 25 गुना 3/4 पे पावर है 15। सॉल्व करें तो देखिए 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 गुना 3 पे पावर 12, 2 पे पावर 3 गुना पावर 25 और 3/2 पे पावर स्क्वायर पे पावर 15। कोई दिक्कत भाई, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पे आप लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 12 गुना 3 पे पावर 12 गुना 2 पे पावर 25 गुना 3 75, ये आपस में गुना हो जाता है और ये हो जाएगा 3 पे पावर 15 और ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 गुना फिर 15, तो 2 पे पावर 30। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है 2 पे पावर 12, यहाँ पे है 2 पे पावर 30, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा। हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 75 बटे 2 पे पावर 12 और 30, तो 2 पे पावर 42 गुना यहाँ है 3 पे पावर 15 और नीचे है 3 पे पावर 12। आपको पता है डिवाइड में पावर घट जाता है अगर बेस सेम हो, तो 2 पे पावर हो जाएगा 75 में 42 घटा देंगे तो 33 और 3 पे पावर 15 में 12 घटा देंगे तो 3। अब एक बात बताइए, मिल गया अभाज्य गुणनखंड, 2 भी अभाज्य 3 भी अभाज्य मिल गया, लेकिन कितना, तो 2 है 33 बार और 3 है 3 बार, तो टोटल अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, गुणनखंड इसका 36। कितना हो जाएगा भाई, 36, है ना। बहुत आसान था, बस आपको यह पता होना चाहिए कि a टू द पावर m गुना a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, ये यूज होता है। और दूसरा होता है a टू द पावर m बटे a टू द पावर n बराबर a पे पावर m माइनस n। मतलब अगर बेस सेम हो तो पावर घट जाता है डिवाइड में, अगर बेस सेम हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है। यही ट्रिक यहाँ पे यूज हुआ है। चलिए समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, उत्तर आपका 36 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है। देखिए इसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, सब लोग जानते होंगे, और ये मैथ से है, और मैथ में भी ये सांख्यिकी की जो चैप्टर होता है ना, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स, उससे है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या, फिर से वही बात है, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। आपको अगर बचपन में पढ़े होंगे इंग्लिश में तो प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, तो फिर से वही मेरा वीडियो देखिएगा, सारा बताया है, एक एक चीज बताया है संख्या के बारे में। तो प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है जो अपने और एक से, मतलब खुद और एक से जो विभाजित हो जाए उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो मान लेते हैं प्राइम नंबर कौन है, कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, और प्रथम 10 बोल रहा है ना, तो 2 से स्टार्ट हो गया, तो 2 3 5 7 8 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं, तो 11 13, ठीक है ना, 11 13 14 15 16 नहीं, तो 17 19 20 21 22 नहीं, 23, कितना हो गया गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद 24 25 26 27 28 तक नहीं, 29। अब एक चीज बताइए, आपने तो ये लिख लिया, लेकिन आपसे मीडियन पूछ रहा है। मीन पूछता तो क्या करते, सारे को जोड़ के और 10 से भाग कर देते, लेकिन मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए मीडियन जो अनग्रुप्ड डेटा, इसको कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। क्या कहते हैं, अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है ना कि अगर इसका मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले इसको आप
या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए। तो अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी यहाँ पे आरोही क्रम में सजा हुआ है। तो ऐसे केस में ये करते हैं कि अगर इसका संख्या मतलब ये जो जितना दिया हुआ है ना वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर n की वैल्यू इवन हो तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n+1, है ना, बटे 2, सॉरी n+1, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है n+1, ठीक है ना, बटे 2। इसका मीडियन ये हो जाता है। तो यहाँ पे n, एक मिनट, यहाँ भी 2 होगा, सॉरी, है ना, 2 होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है n/2 प्लस n+1/2। ये जो है ना यहाँ पे th लगा दीजिए, मतलब नंबर, इसको नंबर लेना है, ठीक है ना, और उसको डिवाइडेड बाय 2 से कर देना है। तो यहाँ पे गिनिए 10 है तो 10/2 कितना हो जाता है 5। तो पांचवा नंबर क्या है 1 2 3 4 5 11, यहाँ लिख लीजिए 11। n/2 नंबर क्या है n/2 नंबर 11, और n+1/2 नंबर क्या हो जाएगा तो 10, ठीक है ना, प्लस 11, 10/2, यहाँ पे थोड़ा सा फिर से लिखने में गलती हो रहा है, n+n/2 +1 अलग से, तो छठवां, 5 + 1 छठवां, तो 13, 11 + 13/2 कितना हो जाएगा 24/2, मतलब 12, ठीक है। अगर इवन हो तो क्या होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1th नंबर बटे 2, 2 क्यों, क्योंकि आप मीडियन निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये अनग्रुप डेटा। और आप पूछेंगे कि सर आपने इवन का तो बता दिया, ऑड का बताइए। तो ऑड का तो बहुत आसान है, सीधा जो n मतलब मान लीजिए बीच का संख्या जो होगा ना बस वही हो जाता है। तो आप कह सकते हैं n/2 प्लस 1th नंबर जो है ना वही आपका मीडियन हो जाएगा। क्लियर, वही क्या हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा। n+1/2, यहाँ पे +1/2 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 9 संख्या है तो 9 + 1 10/2, पांचवा संख्या जो है वो आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये n+1/2 पूरा है, अच्छे से लिख देते हैं n+1/2 वह संख्या, ठीक है, ये संख्या और ये भी संख्या है, इन्हें कि आप नंबर समझ लीजिए, इसको ही जोड़ लीजिएगा, संख्या को जोड़ना है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 12। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है क्वेश्चन, कि एक वृत्त है चतुर्भुज ABCD की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है, जिसकी भुजाएं AB बराबर 8 सेंटीमीटर, CD बराबर 9 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो भुजा AD की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन है और ज्योमेट्री से है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ज्यामिति। तो एक वृत्त है चतुर्भुज ABCD की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है। मान लेते हैं यही है आपका चतुर्भुज और ये है आपका वृत्त जो चारों भुजाओं को टच करता है। ये भुजा है AB और C और D, क्लियर। अब यहां पे बोल रहा है कि AB है 8 सेंटीमीटर, क्लियर, CD है आपका 9 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू देखिए, ज्यादा इसमें डिटेल में मत जाइए, इसका एक सीधा सा शॉर्टकट ये है कि इसको कहते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होता है ना उसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो ऐसे केस में ये होता है कि सामने सामने की जो भुजा है ना वो उसका सम AB प्लस CD = BC प्लस AD होता है, ठीक है ना। बस ये आपको याद रखना है, इसमें पुट कर दीजिए आप, फिर इसमें बचा क्या करने के लिए, कुछ नहीं। AB की वैल्यू 8 है, CD की वैल्यू 9 है, इक्वल टू BC की वैल्यू 7 है, AD की वैल्यू नहीं पता। तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 8 17, 17 में 7 घटा दीजिए मतलब 10 सेंटीमीटर ही जो है ना हमारा उत्तर हो जाएगा। आपका उत्तर 10 सेंटीमीटर देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या बोलते हैं इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, बहुत आसान है। तो आज आप कम से कम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं हमारे साथ। हम अगले सीरीज में जो भी और बचे होंगे यूपी PCS 2022 में प्रश्न
हम उसको करने की कोशिश करेंगे और 2022 को अगले सीरीज में समाप्त कर देंगे मैथ्स और रीजनिंग का जितना भी प्रश्न बचा है। तो आशा करते हैं कि आपको यह सीरीज अच्छा लगा होगा। तो आप फिर से वही बात है कि आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों को बताइए, सबको फायदा होगा। और विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप प्रीवियस ईयर अगर कम से कम 2 साल या 3 साल का करके जाएंगे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप आसानी से वहां पे 33 नंबर गारंटेड है कि आप ले आएंगे मैथ्स और रीजनिंग करके। ठीक है, तो इसी तरह आप हमारे सेशन को देखते रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछें, हम अगले वीडियो में उसको कोशिश करेंगे आपको बताने की। ठीक है, तो आज के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।